आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 7 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं पेयर प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा सा आज जो हम देखेंगे एक्स्ट्रा वो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस है। इसको आज जो है वो सिर्फ सरसरी तौर पर आपने देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको मजीद डिटेल के अंदर इसकी डेरिवेशन वर्क भी हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं आज के टॉपिक पेयर प्रोडक्शन की तरफ। आज के टॉपिक को समझने से पहले एक जर्नल कॉन्सेप्ट का जो सवाल है वो ये कि हमारी डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन में अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या हम मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रही हो तो बताइए कि ऐसी कौन सी एग्जांपल है जहां पर हम मैटर को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं इन आवर डेली लाइफ। कोई एग्जाम्पल कर तो सकते हैं लेकिन कोई एग्जाम्पल आयशा का से कोई एग्जाम्पल है आपके पास? मरियम मरियम बता रही है न्यूक्लियर फ्यूजन। बिल्कुल सही कहा आपने, न्यूक्लियर फ्यूजन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी तरह आपको बहुत एग्जाम्पल और मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास पेट्रोल है, आप उसको आग लगा दे तो एनर्जी मिल रही है, उससे पेट्रोल गायब होता जाता है। पेट्रोल की भी कमी हो रही है, एनर्जी आपको मिल रही है, तो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कोयले को जला दें, मैटर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। लाइट जो आपके घरों में आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रॉन के जो है वो मूवमेंट की वजह से आ रही है, जंपिंग की वजह से आ रही है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कई एग्जाम्पल्स मिलेंगी जहाँ पर मैटर जो है एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। वाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल सही है। अब मैं आप सबसे दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ क्या कोई ऐसी एग्जाम्पल है कि जहाँ एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो रही है? अभी तक आपने मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करा है। अब मैंने आपसे पूछा क्या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का रिवर्स प्रोसेस है तो इसका भी होना चाहिए। इसकी कोई एग्जाम्पल? आपको एनर्जी से मैटर के कन्वर्जन की कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगी अपनी डेली लाइफ में। आप उठा के देखें, एक बार मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ फिर वो गया, फिर वापसी वो मैटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता मैंने पेट्रोल से आग लगाई फिर आग को वापसी पेट्रोल में कन्वर्ट कर लिया, नामुमकिन है। तो ये एक प्रॉब्लम रही है काफ़ी टाइम तक कि एनर्जी जो है वो मैटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन लोग सोचते थे कि ऐसा मुमकिन होना तो चाहिए। तो एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जनरली ये साबित हुआ कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये काम हुआ क्या कि एक आपका फोटोन था, फास्ट मूविंग फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन था आपका। ये जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ और इन द वेसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस मौजूद था उसके एरिया में। ये वहाँ से गुजर रहा था, तो गुजरने के दौरान अचानक से डिसअपेयर हो गया। इस पॉइंट पे ये डिसअपेयर हो गया, इस पॉइंट पे गायब हो गया। कहीं पे भी इलेक्ट्रो जो फोटोन का पैकेट था वो नज़र नहीं आ रहा। लाइट थी ना, लाइट गायब हो गई। तो ये फोटोन का पैकेट है जिसकी एनर्जी जो है वो क्या है, एच म्यू है। और ये एनर्जी का पैकेट यहाँ से गुजरते हुए अचानक गायब हुआ, और गायब हो जाने के बाद इसने दो पार्टिकल प्रोड्यूस कर दिए। और जो दो पार्टिकल प्रोड्यूस करे उसके अंदर एक पार्टिकल जो था वो था इलेक्ट्रॉन, और दूसरा उसका एंटी पार्टिकल था। और एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन नहीं हो सकता। अब आप कहें प्रोटॉन क्यों नहीं हो सकता? तो भाई प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है, चलो मान लेते हैं प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है, वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power - 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी यही चार्ज होता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे अब सवाल करूं, बताएं प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power - 27 kg।
और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg। अब एक बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल मास के एतबार से मतलब सेम नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुई, जो हमने ऑब्जर्व करा, वो ये देखा कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल ही प्रोड्यूस हुआ जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता था। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन उसका मास भी वही था जो इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इसकी वजह से इसका नाम रखा गया पॉजिट्रॉन। एक नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसका नाम क्या रख दिया? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में जो डिफरेंस है वो उनके मास का है। पॉजिट्रॉन का वही मास होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, जबकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन in the vicinity of the subatomic particle or the nucleus, it disappear and two antiparticle electron and positron are created or produced। ये फिनोमेना जो है वो ऑब्जर्व किया गया। ये पहला प्रोसेस है जहाँ पर आपका जो एनर्जी है उससे मैटर बन रहा है। और इससे एक बड़ी अजीब सी बात ये भी साबित हो रही है कि लॉ ऑफ मास था ना, वो बेकार हो गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमने एनर्जी से मास बना तो लिया, तो फिर मास वाला लॉ कहाँ रहा? तो मास फोटोन का कोई नहीं होता। एक मास लेस फोटोन से हमने दो ऐसी चीज़ें बना ली जिनका मास होता है। तो ये उसके लॉ को भी उसने रॉन्ग साबित किया। ठीक है, अच्छा, इस ड्यूरेशन को, इस प्रोसेस को करवाने के लिए आपको मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? अगर हम उसके ऊपर बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो पैदा हो रहा है उसका मास कितना है। एक इलेक्ट्रॉन जो पैदा हो रहा है, सपोज कर लेते हैं ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रोड्यूस हुआ है तो एनर्जी से एनर्जी रिलेट करती है। तो हम कहते हैं कि सपोज करो इसकी जो रेस्ट एनर्जी है, कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी होगी तभी तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। पैदा होगा तो रेस्ट एनर्जी के बराबर तो एनर्जी देनी होगी ना आपको, कि रेस्ट एनर्जी इसकी कितनी है जो मास से रिलेट करती है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी के लिए फार्मूला लगाया, ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट की जगह 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 और मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर की जगह 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो ये है, और ये जूल के अंदर आएगी। फिर आप इस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फिर आखिर में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहले से हम डिवाइड करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 से। इससे ये चले जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देन मेगा लाने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 से और मज़ीद डिवाइड करेंगे तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा। जब आप कैलकुलेट करके इसका आंसर लाएंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करने के लिए कम से कम आपको इतनी एनर्जी चाहिए। दूसरी तरफ अगर मुझे एक पॉजिट्रॉन को क्रिएट करना है, पॉजिट्रॉन को क्रिएट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? क्योंकि देखो पॉजिट्रॉन का मास भी वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास है, और स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब एक पॉजिट्रॉन को क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है पेयर प्रोडक्शन। और इस पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर ये बात क्लियर है कि दोनों चीज़ें पेयर के अंदर पैदा हो रही हैं। ठीक है ना? अगर ये दोनों चीज़ें जो है वो पेयर के अंदर पैदा हो रही हैं तो दोनों को पैदा करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं प्लस कर लूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मेरा जो पैकेट है फोटोन का, एच म्यू जिसकी एनर्जी है, अगर वो एनर्जी इससे कम से कम ज़्यादा हो या इसके बराबर हो तो फोटो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना होगा, वरना फिनोमेना नहीं होगा। क्योंकि आपने दो रेस्ट मास क्रिएट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन,
तो कम से कम जितना इनका रेस्ट मास एनर्जी है उतनी एनर्जी तो आपको लानी होगी ना, तभी तो ये क्रिएट होंगे। तो एमसीक्यूज के अंदर अगर सवाल आ जाता है कि मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेना में, तो आपने कहा है कि पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेना में जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि एक एयर ने पूछ लिया कि जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है पेयर प्रोडक्शन में उसकी एनर्जी क्या होती है, या प्रोटॉन पॉजिट्रॉन क्रिएट होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, तो वो याद रखिएगा वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये डिफरेंस क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन से मतलब ये है कि एक के अंदर उसने टोटल एनर्जी पूछी है कितनी चाहिए इस प्रोसेस में, और एक के अंदर उसने पूछा है कि एक की एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखें, ये आपका फोटोन है, ठीक है, और इसी फोटोन से आपके दो पार्टिकल बन रहे हैं, एक आपका बन रहा है इलेक्ट्रॉन और एक आपका बन रहा है पॉजिट्रॉन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड ही रहेगा ना भाई। इसकी जो एनर्जी है वो बराबर है एच म्यू के, यानी कि जो एनर्जी इस फोटोन को हमने दी है उस एनर्जी है एच म्यू के। इस एनर्जी से एक तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी बन रही होगी, या आपसे मैं कहूँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर होगी, इसकी रेस्ट एनर्जी के प्लस, अब ज़रूरी थोड़ी है ये रेस्ट के अंदर आया हो, जब ये क्रिएट हुआ होगा तो मूव भी तो कर रहा होगा, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपने अगर बतानी है कि इलेक्ट्रॉन की है तो आप यहाँ छोटा सा ई नेगेटिव लगा दें, सिर्फ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर पॉजिट्रॉन की बात करोगे, पॉजिट्रॉन की टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, तो पॉजिट्रॉन की टोटल एनर्जी बराबर होगी पॉजिट्रॉन की रेस्ट एनर्जी के प्लस फिर ये पॉजिट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, इसमें मैं प्लस का साइन लगा दूंगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव। तो इस एक एनर्जी से, इस एक एनर्जी से ये चार एनर्जीज क्रिएट हो रही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिफोर जो एनर्जी होती है आपके पास, आफ्टर भी वही होनी चाहिए, द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो हमें यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला लगा के इस डेरिवेशन को मजीद आगे सॉल्व करना होगा। ठीक, बहरहाल वो बात की कहानी है। अभी हम चलते हैं पेयर प्रोडक्शन की डायग्राम की तरफ। तो सबसे पहले पेयर प्रोडक्शन की दो डायग्राम जो है इसके अंदर सिर्फ नीचे वाली आपने बनानी है डायग्राम, ऊपर वाली सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर फ्री स्पेस में ये फिनोमेना आप करवाने जाएंगे तो ये फिनोमेना कभी भी नहीं होगा। ये फिनोमेना हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस या सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ठीक है, ये फोटोन है, दो इसने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर बना लिए, ये इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिट्रॉन है, और एंगल थीटा से ये इधर निकल गया और साई से ये इधर निकल गया क्रिएट होने के बाद, और ये हुआ है न्यूक्लियस की मौजूदगी। इसके लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कम से कम 2m0c² से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या इससे ज़्यादा हो तो ही ये प्रोसेस होगा। डेफिनेशन क्या है इस प्रोसेस की, process in which an electron and positron are simultaneously created in the vicinity of an nucleus or subatomic particle by by a high energy photon। ठीक है जी। अच्छा, pair production can only occur if the incident photon energy is at least 1.022 mega electron volt। ये आप कॉपी कर लें, इसमें नोट नहीं लिखा हुआ, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, और इसकी जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लीजिए। डायग्राम ये वाली बनाइएगा, फिर डेफिनेशन में ये लिखिएगा, एक्सप्लेनेशन में यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में आपसे कह रहा है इन एडिशन टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन एब्जॉर्प्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर फोटोन आपका पूरा एब्जॉर्ब हो जाता था। ठीक है, डिसिपेयर थोड़ी होता था, एब्जॉर्ब होता था। कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे, उसके अंदर स्कैटर्ड होता है। देयर इज अ थर्ड प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस डिस्कवर हुआ है बाय विच फोटोन कैन लॉस एनर्जी इन देयर इंटरेक्शन विद मैटर, कि जिसके अंदर फोटोन ने अपनी एनर्जी को ख़त्म कर लिया है और बना लिया है मैटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन, इस प्रोसेस का नाम दिया गया पेयर प्रोडक्शन का। इसमें होता क्या है, अ फोटोन कैन सिंपली वैनिश,
and in its place a matter-antimatter pair of particles can appear. This phenomenon is wonderful illustration of the fact that the mass is not conserved, since the mass of electron and positron can be created from the energy of the massless photon. The photon must have sufficient energy to create the rest masses of the two new particles. Typically, this process occurs in the vicinity of the nucleus. An electron-positron pair is formed. तो ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसे अपने पास डायग्राम के साथ कॉपी कर लीजिएगा और जो इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो फिर हम आगे करते हैं। फर्स्ट वाली कोई स्लाइड नहीं थी, यही सारा काम था। उसके अंदर पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को ब्रेक करते हुए दिखाया था और एस मास एनर्जी निकाली थी। वो काम आगे कराऊंगा दोबारा, इसके बाद होगा वो काम, दोबारा करा रहा हूँ। पहले कॉपी कर लो माइंड यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद जो काम आप बोल रही हैं वो ये है कि जो मैथमेटिकल इसकी डेरिवेशनल वर्क है उसके लिए डायग्राम से दोबारा मैं आपको अगर बता दूं, देखिए ये आपका फोटोन है, ठीक है। एंगल अलग अलग से डायफ्रैक्ट होते हैं, एंगल सेम क्यों होंगे? वो अपने एंगल से निकल जाएगा, वो अपने, हमें क्या पता किस एंगल से कौन निकल रहा है। तो जनरली एंगल वैसे ही शो करे, ज़रूरत नहीं है, आप नहीं करिएगा, आप बस ये एनर्जी लिखिएगा। ये एनर्जी एच म्यू है। इस एनर्जी से दो एनर्जीज बन रही हैं, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिसको मैं बोलता हूँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक पॉजिट्रॉन की एनर्जी, इसको बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो हम यहाँ पे अप्लाई करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो एनर्जी पहले होती है सिस्टम की वही बाद में होती है। तो एनर्जी जो कि फोटोन की थी जिसको हम कहते हैं ई, वो बराबर होगी किसके? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। एनर्जी का फार्मूला है एच म्यू, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो दो एनर्जीज हैं, एक उसकी अपनी एनर्जी है जिसको हम बोलेंगे रेस्ट एनर्जी, और दूसरी एनर्जी जो है वो है इसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस जब पॉजिट्रॉन की बात करेंगे तो इसके पास भी दो चीज़ें, एक तो है इसकी रेस्ट एनर्जी ई नॉट, प्लस दूसरी इसकी काइनेटिक एनर्जी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब एच म्यू को अगर मैं एज इट इज़ रहने दूँ तो एम ई नॉट की जगह मैं रख सकता हूँ एम नॉट सी स्क्वायर, रेस्ट एनर्जी का फार्मूला यही होता है, प्लस ये एज इट इज़ रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्लस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिव पॉजिट्रॉन। अब ये और ये ऐड हो सकते हैं, तो एच म्यू आपका बराबर आ जाएगा किसके? 2 एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है जो आप ड्राइव करते हैं, और इसके अंदर आप ये भी लिख देते हैं कि वेयर एम नॉट सी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसने कैलकुलेट नहीं किया है वो इसे कैलकुलेट करके भी वेरीफाई कर सकता है, आंसर यही आएगा। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़? ये उसी डेफिनेशन के नीचे जो आपने करी है डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन, उसी के नीचे आपने कॉपी करना है डायग्राम के बाद।
अच्छा जी, दूसरा प्रोसेस जो है आपका, जिसको हम बोलते हैं पेयर इनहालेशन का, इसके अंदर क्या होता है कि देखें, पेयर प्रोडक्शन में पेयर पैदा हो रहे थे, पेयर इनहालेशन में या पॉजिट्रॉन इनहालेशन में जो पॉजिट्रॉन क्रिएट हुआ था, ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर गायब हो जाता है। पॉजिट्रॉन जो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन मिलता है ये डिसअपेयर हो जाता है, इसलिए प्रोटॉन तो मिलता है आपको, लेकिन पॉजिट्रॉन इतना अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए गायब हो जाता है। 2 मिनट में स्लाइड कैसे कॉपी करे? वो बड़ी वाली जो वर्डिंग वाली है, डेरिवेशन वाली जो है ना, वो कर लिया करो साथ साथ कॉपी, जो वर्डिंग वाली हो भले उसके लिए थोड़ा वेट करके जगह छोड़ दिया करो, तो बाद में कर लिया करो। बाकी के चलो अगली इस स्लाइड में मैं थोड़ी देर इसको रोक दूंगा, 2 मिनट से ज़्यादा रोक दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करने के लिए जा रहे हैं पेयर इनहालेशन की, पेयर प्रोडक्शन तो हो गया। देखो, पेयर पेयर इनहालेशन में क्या होता है, मेरे पास एक है पॉजिट्रॉन और एक है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, और ये टकराने के बाद एनर्जी के 2 पैकेट रिलीज करते हैं, एक नहीं रिलीज करते। ये हमेशा एनर्जी के कितने पैकेट रिलीज करते हैं? 2। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन से हमें 2 एनर्जीज के पैकेट मिले, और दोनों की एनर्जी जो होती है सेम भी हो सकती है, जैसे एच म्यू इसकी भी एनर्जी हो और इस पैकेट की भी एनर्जी क्या हो, एच म्यू हो, और अलग अलग भी हो सकती है। और ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हुए जो होते हैं, मूव करते हुए निकल जाते हैं, यानी कि जो आपके 2 पैकेट एनर्जी के, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हुए एक इधर निकल जाता है। कम से कम 2 जो है ना पैकेट बनते हैं, एक नहीं बनता इस प्रोसेस में। हालांकि पेयर प्रोडक्शन में क्या हो रहा था कि एक पैकेट से ये 2 बन रहे थे, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो इसका आधे आधे पैकेट रिलीज करते हैं, मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, तो 2 पैकेट इसलिए आपको मिलते हैं। हालांकि पैकेट वो एक भी बन सकता था, लेकिन फोटोन के 2 ही एनर्जी के पैकेट मिलते हैं इस फिनोमेना में, जो ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए इसको 2 पैकेट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रोसेस की अगर डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि भाई ये उसी का रिवर्स प्रोसेस है जो आपका पेयर प्रोडक्शन है। ये जो पेयर इनहेलेशन है, इसके अंदर एन इलेक्ट्रॉन and a positron collide and are replaced by photons, into which the total mass energy of the electron positron pair is converted। टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? इस फोटॉन्स की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सारा का सारा मास इनका डिसअपेयर हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है पॉजिट्रॉन इनहाइलेशन का। अगर इस प्रोसेस में भी मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं, अब तो आपको बात समझ में आ गई ना। तो मैं अगर कहूँ यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बिफोर वाली सिचुएशन के अंदर आपने देखा कि पहले मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था जिसका मास होगा एम नॉट सी स्क्वायर, एक पॉजिट्रॉन था उसका मास भी था एम नॉट सी स्क्वायर, दोनों का मास मिला के हो गया 2m0 c² प्लस एक पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, जिसको मैं कह देता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, जिससे वो दोनों मूव होते हुए आ रहे थे। दोनों टकराए, टकराने के बाद एनर्जी बन गए, और एनर्जी का फार्मूला होता है एच म्यू। लेकिन एनर्जी का एक पैकेट नहीं 2 पैकेट बने, तो ट्वाइस एच म्यू के बराबर होगा। दिस इज द फार्मूला फॉर पेयर इनहाइलेशन या पॉजिट्रॉन इनहाइलेशन, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के पेयर से आपको काइनेटिक एनर्जी से वो मूव होते हुए आ रहे हैं, 2 एनर्जी के पैकेट्स मिले। ये फिनोमेना आपका कहलाता है पेयर इनहाइलेशन का। अभी तो 4 लाइनें, ये तो कॉपी हो ही सकती है, इसे कॉपी कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड जो है ना आपके न्यूमेरिकल्स हैं पेपर के अंदर जो आते हैं प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स आपने देखनी है। अच्छा, प्रॉब्लम्स के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने फिनोमेना में ज़रूर ये देखना है कि ये पेयर इनहाइलेशन का प्रोसेस है या पेयर प्रोडक्शन है, क्योंकि पेयर इनहाइलेशन में 2 आएगा और पेयर प्रोडक्शन में 2 नहीं आएगा। दूसरी चीज़ जो आपने ऑब्जर्व करनी है, ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, तो ये भी ऐड हो सकते हैं। लेकिन ऐसा उस वक्त हम करेंगे जब वो हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, फिर हम उसे सेम ले लेंगे।
लेकिन अगर वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर डिफरेंस है तो वो बताएगा कितना डिफरेंस है, फिर हम काइनेटिक एनर्जी को उसी के हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से वो हमें बताएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। हाँ भाई ऐसा काश चलना है आगे। अच्छा, आगे एक छोटी सी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है, ये नेट वगैरह पे सर्च कर लेना अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। डायग्राम भी बनानी थी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये 3D स्कैन करनी हो ना इमेज की, अगर आपने बॉडी का 3D स्कैन लेना है तो उसके काम आती है। ठीक है, बहरहाल हमने सिलेबस की तरफ चलते हैं। ये आपकी एग्जाम्पल 17.8 है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आपसे कहता है अ फोटोन ऑफ अ वेवलेंथ। अभी मुझे नहीं पता ये किस टॉपिक का सवाल है, क्या है, नहीं शॉर्ट में आता है बेटा। ये डेटा के अंदर मैंने सबसे पहले ये देख लिया कि इसने मुझे वेवलेंथ दी हुई है एक एनर्जी के पैकेट की, एक फोटोन की, और वो वेवलेंथ कितनी है 0.004 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग को हटाऊंगा 10⁻⁻10, और एक दो तीन जीरो यहाँ पहले से, तीन जीरो ये और -10, टोटल कितना हो जाएगा -13, क्योंकि ये भी शुरू में आ रहे हैं ना जीरो, जो शुरू में आते हैं वो -3 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो -3 और -10 कितना हो जाएगा -13, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−13 मीटर। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अम्पेयर्स की जगह, अम्पेयर्स बोला लो, हल बोला कोई, एमस्ट्रॉन्ग की जगह आप रख दिएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻−10। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर में, आपको यही आंसर देगा। ठीक है, अच्छा अब कहता है वो इन द वेसिनिटी ऑफ द हैवी न्यूक्लियस, वो है न्यूक्लियस की प्रेजेंस के अंदर, एरिया के अंदर से गुजरे, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बना दिया। अब इन्होंने बता दिया कि ये जो प्रोसेस है वो कौन सा है, पेयर प्रोडक्शन है या पेयर इनहेलेशन है। ये प्रोसेस आपका पेयर प्रोडक्शन का है, क्योंकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं। तो अब आपसे कहता है काइनेटिक एनर्जी मालूम करें, यानी कि आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है किसकी, पॉजिट्रॉन की। ये आपसे सवाल है, लेकिन इसने आगे एक बात और बताई है, इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो काइनेटिक एनर्जी है पॉजिट्रॉन की, यानी कि जो पॉजिटिव वाले की काइनेटिक एनर्जी है वो ट्वाइस है किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये बुक के अंदर पेज नंबर 256 पे मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल लास्ट में नहीं होती, एग्जाम्पल हमेशा शुरू में होती है, बुक के अंदर टॉपिक के साथ ही होती है। अब इसके अगर फार्मूले की तरफ जाएं तो देखिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एनर्जी का जो पैकेट आप लेकर आ रहे हैं जिसकी वेवलेंथ ये है, उसकी एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले आप एनर्जी निकालेंगे, और एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा जी। 8 है, मैंने इसलिए इसको 8 कर दिया। और ये जो है इसको आपने कन्वर्ट करना होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप इसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है एम नॉट सी स्क्वायर वो हमें कांस्टेंट है मालूम है, और एम नॉट सी स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है, एम नॉट सी स्क्वायर आपका बराबर होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक फार्मूला तो ये लगेगा। दूसरा फार्मूला क्योंकि पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना है तो पेयर प्रोडक्शन का लगेगा, एनर्जी जो है वो आपकी बराबर होती है ट्वाइस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ये आपका फार्मूला है। तो ये दो फार्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे। इस डेटा को कॉपी कर लीजिए, जब हो जाए तो आयशा काशिफ बता देना, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखें सोल्यूशन में सबसे पहले मैं एनर्जी निकाल रहा हूँ। एनर्जी बराबर होगी किसके, एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा के। एनर्जी मेरी बराबर हो गई, एच कितना है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−34 मल्टीप्लाई बाय
3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 7 माइनस 13। अब मुझे बताएं ये सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास एनर्जी कितनी आई। ये एनर्जी आपकी जूल में होगी। फिर हम इसे कन्वर्ट करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो कैसे करेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे। इसके अलावा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 से भी डिवाइड करेंगे ताकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चले जाए। और हमारा फाइनल आंसर एनर्जी का आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएं क्या आंसर आता है। 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 13। अब इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें। जोबिया एंड माहीन खान, और किसी ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट दे दिया। मरियम बताती है 3.1 आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ से देख के बता रही हूँ मुझे, 3.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक काम और एक्स्ट्रा करेंगे। लेट वो ये करेंगे कि क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो मैं मान लेता हूँ कि वो बराबर है एक्स के। ठीक है, तो मुझे बताएं फिर काइनेटिक एनर्जी जो पॉजिट्रॉन की होगी, प्लस वाले की होगी, वो किसके बराबर होगी। हाँ जी मरियम, आमना अब्दुल रहमान, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो उसके ट्वाइस उसने कहा हुआ था, तो वो 2x के बराबर हो। ठीक है, बिल्कुल सही, जो भी है नाइशा। तो अब देखिए फार्मूले में क्या चेंज आएगा। एनर्जी एज इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर एज इट इज, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने x रख दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन की जगह मैंने ट्वाइस ऑफ x रख दिया। ठीक है, अब मैंने वैल्यूज पुट करना शुरू करी। इसकी जगह मैंने रख दिया 3.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एम नॉट सी स्क्वायर होता है, ये होता है 5.11। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस ये दोनों जमा होकर कितने हो जाएंगे, 3x। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो 3.1 माइनस हो जाएगा 1.022 से, और जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है फिर आखिर में डिवाइड भी हो जाएगा, तो डिवाइड भी कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 3, ये बराबर आ जाएगा x के। तो इस पूरे को सॉल्व करके मुझे बताएं x का आंसर क्या आ रहा है कैलकुलेटर में। 0.69 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल करूं, एम नॉट सी टू की वैल्यू है, सर एम नॉट सी स्क्वायर की क्या वैल्यू है। एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की थी ना हमने, 0.511 होती है। कैलकुलेट आप भी कर सकती हो एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का मास रखो, स्पीड ऑफ लाइट रखो, फिर उसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, बताएं काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होगी। वो होगी 0.69 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा सवाल, काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन की वो कितनी होगी। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.69 को 2 से, आंसर आएगा 1.385 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके दो आंसर आएंगे। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, जो कि हमने इसी रिलेशन से कॉपी किया है। अब ये न्यूमेरिकल जो अपने पास तसल्ली से कॉपी कर लीजिए, जब कॉपी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर आगे चलिए। अब इसी का रिवर्स फिनोमेना देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है आपका 17.9। प्रोसेस है आपका पेयर इनहाइलेशन का, खुद कह रहा है पेयर इनहाइलेशन अकर्स ड्यू टू द हेड ऑन कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन जो है टकराते हैं, और उसकी वजह से 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन के फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब दो प्रोड्यूस हुए होंगे, क्योंकि पेयर इनहाइलेशन का प्रोसेस है। तो डेटा के अंदर सबसे पहले मैंने ये लिख दिया कि जो
एनर्जी है फोटोन की वो 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अपोजिट है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बिफोर द कोलिजन। आपसे कहता है कि बताए काइनेटिक एनर्जी क्या थी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और ये भी बताएं कि काइनेटिक एनर्जी क्या थी, किसकी, पॉजिट्रॉन की। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन है। और ये तो हमें पता ही होता है कि एम नॉट सी स्क्वायर कितना होता है, कांस्टेंट है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे अगर बात करें फार्मूले की, तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो पेयर इनहाइलेशन का होगा, और पेयर इनहाइलेशन में था ट्वाइस ऑफ ई, एनर्जी का ट्वाइस आता था क्योंकि दो फोटोन पैकेट पैदा होते थे। फिर 2m0 c² क्योंकि दो एनर्जी रेस्ट एनर्जीज है। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़, फार्मूला यहाँ पे ये वाला लगेगा। यहाँ पर इन्होंने काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं दिया, तो हम ये मान लेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है पॉजिट्रॉन की वो बराबर है किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इन दैट केस मैं इन दोनों को नाम दे देता हूँ किसका, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, मैं अलग नाम देता ही नहीं। ठीक है, तो अब देखें मेरे फार्मूले में क्या चेंज आएगा। जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ई इज इक्वल टू 2m0 c² प्लस 2 काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों की अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ऐड होके क्या हो जाएंगी, वो 2 हो जाएंगी। ठीक है, अब 2 सब जगह आ रहा है तो कैंसिल आउट हो सकता है, या 2 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो मेरे पास आ गया एनर्जी इज इक्वल टू m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब तो इंतहाई आसान हो गया, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी में से माइनस कर लें 0 m0 c² को, m0 c²। ठीक है, एनर्जी आपकी कितनी दी हुई थी उसने, 3.1, 2.5, एनर्जी उसने आपको दी हुई थी 2.5 माइनस 0.511, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, 1.98 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी और यही इलेक्ट्रॉन की होगी। तो आप लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन वो भी यही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी यही है। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग ड्यूल नेचर ऑफ, अगर लाइट है तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर भी होना चाहिए। अब बात ये थी कि ऐसा सिर्फ उसने कहा था, ऑब्जर्व हमने कभी नहीं किया। मतलब मैं आपसे कहूँ मेरा मोबाइल जो वेव है, एनर्जी का पैकेट है, अभी गायब हो जाएगा, फेंकूंगा ऐसे एनर्जी बन के जलने लगेगा। या किसी भी चीज़ को मैं मूव करवाने लग जाऊँ तो वो वेव की तरह मूव करने लगेगा, वो तो सीधा सीधा मूव करेगा। और अगर कोई चीज़ वेव की तरह मूव करने लग जाए तो वो तो फिर पेनिट्रेट भी हो सकती है, शीशे की जो है उसमें से गुजर भी सकता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी। और वेव की प्रॉपर्टी होती है डायफ्रैक्शन करना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन तो खैर मैटर भी कर लेता है, रिफ्रैक्शन बहरहाल आपका जो है वो करना। तो लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको, अगर वेव है तो, अगर मैटर वेव है तो उसे भी ये साबित करना होगा। साबित का तो नहीं पता, लेकिन इसने जो है जर्नली साबित बाद में जाके हुआ। इसने अपने पास से एक थ्योरी पेश कर दी, इस थ्योरी को इसलिए हाइपोथेसिस का नाम दिया गया। हाइपोथेसिस इसलिए कहा गया क्योंकि ये लॉ नहीं बन सका, क्योंकि ये वैलिड नहीं रहा, मतलब इतना परफेक्ट नहीं था। आइडिया अच्छा दिया लेकिन अभी इसकी वेरिफिकेशन बाकी थी। तो ये हुआ था एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब हम ये बात जान रहे थे कि लाइट वॉज रिगार्डेड एज अ वेव एंड मैटर एज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, जस्ट एज अ लाइट वॉज फाउंड टू हैव पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, मैटर प्रूव टू हैव अ वेव कैरेक्टरिस्टिक। तो मैटर को भी साबित करना होगा कि मैटर जो है वो आपका क्या है, वेव है। ये साबित हुआ, लेकिन बहुत ही स्मॉल लेवल पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने ये साबित किया। तो जो फिजिसिस्ट था, ये आपने कॉपी नहीं करना है, इसके जो नोट्स हैं वो मैं अगली स्लाइड में आपको शेयर करवाऊंगा। जो फिजिसिस्ट था डी ब्रोगलीज, उसने सिर्फ एक हाइपोथेसिस पेश की थी और उसने फार्मूला जो है वो मोमेंटम का ड्राइव करके दे दिया था, लेकिन इसने जो है वो वेव करेक्टरिस्टिक की कोई प्रूव नहीं दिया था।
कि किसी मैटर का वेव बनता हुआ नज़र आना। लेकिन बाद में डी ब्रॉगलिस की हाइपोथेसिस को कंफर्म किया था दो साइंटिस्ट ने लैब के अंदर, फिजिसिस्ट जिनके नाम था डेविजन और चर्मर, 1972 में, कि उन्होंने साबित ये किया था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका मैटर है, उसने एक क्रिस्टल से इंटरेक्ट करने के बाद, क्रिस्टल से टकराया, टकराने के बाद वो बजाय इसके कि सीधा मूव कर जाता, वो डायफ्रैक्ट हो गया, यानी कि उसने वेव बना दी, डायफ्रैक्ट कर दिया अपने आप को। डायफ्रैक्शन क्या होती है? डायफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ वेव में होती है, बेंडिंग ऑफ अ लाइट अराउंड इस ऑब्स्टिकल। तो उस ऑब्स्टिकल से उसने बैंड होना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे फिर उसने उसका बाकायदा फार्मूला ड्राइव किया, और फार्मूला जो फाइनली आया वेवलेंथ का, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फार्मूला ये है। और इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? मैटर है। तो इस डी ब्रॉगलीज की थ्योरी को कंफर्म किया आपके साइंटिस्ट ने, लेकिन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि ये जो है वो प्रूव नहीं हो रहा है हाई लेवल पे, यानी कि बिल्डिंग जो है, गाड़ियाँ जो है, ये मूव करे तो ऐसा नहीं कि वेव बन जाएंगी। हाँ, इनकी स्पीड जो है वो मूव करने की कुछ ना कुछ होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि भाई फिर ऐसा क्यों है कि हम हर किसी का वेव नेचर क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ये सवाल उठा, जिसका साइंटिफिक रीज़न जो है, साइंटिफिक प्रूफ जो है वो फिर डी ब्रॉगलीज ने अपने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर दिया था, कैसा क्यों नहीं होता। ठीक है, तो फिर जो है वो उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह जो इससे रिलेटेड है वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। बहरहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब कोई सवालात वगैरह आप में है तो आप लोग कर सकते हैं, बाकी कल की जो क्लास थी उसके जो सवालात थे वो मैं आप लोगों को शो कर सकता हूँ कि आप लोगों के कितने आंसर्स आए हैं और किस किस के आंसर सही है, लेकिन सवालात देगा आगे। जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 था, इसका आंसर तो इंतहाई आसान, सिर्फ एक फार्मूले से आ रहा था, और क्योंकि आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है और कट ऑफ वेवलेंथ निकालनी है, तो इसके लिए आप फार्मूला लगाते वर्क फंक्शन का, कि वर्क फंक्शन का ताल्लुक होता है एच सी अपॉन लेमडा से, और लेमडा उस वक्त कट ऑफ होती है। तो कट ऑफ वेवलेंथ का फार्मूला आप लगाते तो आपके पास आता है एच सी डिवाइडेड बाई साई इंटू ई से इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। तो पहले वाले का आंसर आपके पास आया था 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ ठीक है। दूसरा वाला जो था इसके अंदर जो है वो कन्वर्ट भी करना था इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो इसके जो आंसर्स थे वो इस तरह निकलते कि आप ये जो लाइट की आपको दी हुई है वेवलेंथ, इससे आप एनर्जी निकालते, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते, और फिर उसमें से 0.6 माइनस कर लेते हैं। 0.6 माइनस क्यों करते? क्योंकि एनर्जी जो है अगर उसमें से हम माइनस कर लें वर्क फंक्शन को, तो काइनेटिक एनर्जी को, तो वर्क फंक्शन आ जाता है। तो एनर्जी हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं। इसका आंसर आपके पास आया था 3.1 आया था पक्का, मुझे नहीं पता, चेक कर लेता हूँ। ये हो गया आपका 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंशियल 8 है। 3.1 तो आपकी एनर्जी आ रही थी, 3.1 में से फिर आप माइनस करेंगे 0.6, तो फाइनल आंसर आपका आ रहा था 2.5। एनर्जी आपकी आ रही थी 3.1 और वर्क फंक्शन आपका आ रहा था 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसके आंसर थे, ठीक है। अब किस किस ने सही आंसर दिए, किस किस ने नहीं दिए, वो ज़रा देख लेते हैं। इसके लिए